Hi, welcome on Easy Learning. Now you are with Chandan Jha. Now we are going to study the next part of BPC 01, General Psychology. And in this part of the video, we'll be covering 1.3. This is from Block 1, Unit 1. तो इसमें हम जानेंगे डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। आखिर में साइकोलॉजी जो है, इनकी परिभाषा क्या है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के जो है डिफिनेशन इसमें दे रखे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अर्ली डिफिनेशन, उसके बाद जानेंगे हम करंट डिफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं क्या दे रखे हैं इसमें। तो जो साइकोलॉजी है, इसे बहुत सारे दे भी रखे, हैज़ बिन डिफाइंड इन ए नंबर ऑफ वेज बाय वेरियस ऑथर्स। मतलब अलग अलग ऑथर्स के द्वारा बहुत सारे तरीके से साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है। Psychologists had been debating on whether psychology should focus on mind, consciousness और behavior। मतलब तो साइकोलॉजिस्ट आपस में जो है बहस करते आ रहे हैं कि साइकोलॉजी जो है किस पे फोकस करे, माइंड के ऊपर फोकस करे, कॉन्शियसनेस के ऊपर करे या बिहेवियर के ऊपर करे। Let us look at how the definitions of psychology have come a long way over the past 130 years। कहते चलिए देखते हैं कि कैसे साइकोलॉजी की जो डिफिनेशन है वो एक लंबे समय सफ़र करके जो है वो सफ़र को तय करके आया है, वो भी 130 वर्ष से ऊपर का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अर्ली डिफिनेशंस क्या है यहाँ पे 1.3.1 में। अब यहाँ पे सबसे पहले बग्गा और जो सिंह है उनके अनुसार से 1990 में जो टर्म साइकोलॉजी है वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय रुडोल्फ गैकल। तो इनके द्वारा जो है सबसे पहले जो है ये शब्द जो है वो यूज़ किया गया 1990 में, अब सॉरी 1950 में। 1990 में बग्गा और सिंह ने ये बात बताई थी और 1950 में जो है रुडोल्फ गैकल जो है इनके द्वारा जो है ये शब्द दिया गया था। They have chronologically given the definitions of psychology। उन्होंने एक के बाद एक करके इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। जैसे आपने लिखा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, ठीक है। हिस्ट्री को भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर में उन्होंने क्या किया है कि साइकोलॉजी के डिफिनेशंस को इस तरीके से दिया है, एक के बाद एक करके। अर्लियर साइकोलॉजी वॉज पार्ट ऑफ फिलोसफी। देखिए दे भी रखा है। पहले क्या था कि फिलोसफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को यूज़ किया जाता था, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ग्रीक के फिलोसोफर थे या दुनिया के जितने भी बड़े फिलोसोफर थे वो फिलोसफी ज़्यादातर यूज़ करते थे और फिलोसफी में बहुत सारे सब्जेक्ट को ले करके और पढ़ाते थे या दुनिया को संदेश देते थे। तो पहले जो है वो साइकोलॉजी एक फिलोसफी का एक पार्ट था, ठीक है। फिलोसफी मीन्स दर्शन होते हैं। एंशिएंट फिलोसोफर्स वर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ सोल। मतलब जो प्राचीन जो दार्शनिक थे या आपके फिलोसोफर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे जो आत्मा होती है, सोल होती है, उसके अध्ययन में। दस इट वॉज फर्स्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द साइंस ऑफ सोल। इसीलिए इसे सबसे पहले किस रूप में डिफाइन किया गया? तो आत्मा की जो विज्ञान है या साइंस ऑफ सोल है उसके शब्दों के रूप में इसको डिफाइन किया गया। However, since the term soul has very wide and comprehensive meanings, कहते हैं फिर भी जो शब्द, क्योंकि जो शब्द सोल है ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही विस्तृत मीनिंग है, बहुत लंबा चौड़ा अर्थ रखता है, कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग देता है। It was considered as a vague term and was criticized severely। इसीलिए इसे एक विलुप्त, मतलब वेग का मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसके रूप में जो है समझा गया और इसकी बहुत ही ज़्यादा आलोचना हुई। Criticized severely। कब हुई? तो in the Middle Ages में। There were questions regarding the physical existence, weight and volume of soul। क्वेश्चन उठने लगे कि अगर सोल है तो आखिर में भाई इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है, इसकी कितनी वेट है और सोल की वॉल्यूम क्या है। तो लास्ट जो पैराग्राफ था उसमें साइंस ऑफ सोल के बारे में दिया था, लेकिन वो जो है उसके ऊपर क्वेश्चन होने लगे, उसका क्रिटिसिज्म होने लगा, उनकी वॉल्यूम, उनकी वेट के बारे में जो है वो पूछताछ होने लगी। तो जिसके कारण से अब एक नया चीज़ जो है सामने आया है वो देखते हैं, जो डंडा पानी के द्वारा दिया गया है 2004 में यहाँ पे। तो डंडा पानी बताते हैं यहाँ पर में स्टेट्स करते हैं कि यहाँ पे पीपल वर रादर नेव टू बिलीव इन एसोटेरिक टर्म्स सच एज सोल, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। पीपल काफ़ी ज़्यादा जो है उस चीज़ को जानने के लिए तैयार थे या विश्वास करने के जो एसोटेरिक टर्म है। एसोटेरिक क्या होते हैं?
किसी चीज़ के बारे में कुछ खास लोग ही जानते हैं या इंटरेस्टेड होते हैं, हर एक लोग उस चीज़ को नहीं जानते। इसी को एसोटेरिक टर्म कहा जाता है। तो एसोटेरिक टर्म में जैसे सोल है, माइंड है और कॉन्शसनेस है, तो इनके ऊपर ज़्यादातर जो है वो विश्वास करना लोगों ने शुरू किए। कॉन्शसनेस जानते हैं, अगर आप आसपास की चीज़ों से अवेयर होते हैं, चौकन्ने होते हैं, सावधान होते हैं, तो इसी को कॉन्शसनेस कहा जाता है। It was believed, and rightly so, that every human being is endowed with a soul that would remain sublime at all times. मतलब यह विश्वास किया जाता था ठीक ठीक ऐसा करके कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है उसको सोल का एक वरदान मिला है, सोल के साथ वो इस धरती पे आया है, जो कि हर एक समय में बहुत ही अच्छा काम करेंगे। would remain sublime at all times. To a philosopher, soul is the firm foundation upon which ethical values are erected. अगर हम फिलोसोफर सोल की बात करें तो एक मजबूत नींव होता है जिस पर में हमारी जो नैतिक जो वैल्यूज़ होती है वो खड़ी होती है, ये इरेक्ट किया जाता है। रियलाइजेशन ऑफ वन सोल वॉज कंसिडर्ड द चीफ मिशन ऑफ लाइफ। और अगर आपके अंदर में सोल है और अगर आप इसका अनुभव कर रहे हैं, रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये लाइफ का एक मुख्य मिशन जो है समझा जाता था। Definition of psychology as the study of soul became unacceptable primarily because no convincing proof or evidence or of the precise nature of soul was furnished. यहाँ पर मैं पीछे वाले जो साइंस ऑफ सोल के स्टडी है उसी को जोड़ दिया है इस पैराग्राफ में, और यहाँ पे बताया है कि साइकोलॉजी का जो डिफिनेशन है सोल के स्टडी के रूप में, इसको एक्सेप्ट करने के योग्य नहीं बन पाया मुख्य रूप से क्योंकि कोई भी यकीन कराने वाली जो सबूत है या एविडेंस है जो सोल के नेचर को साफ कर सके, प्रिसाइज कर सके, वो नहीं था उस समय। जो उस समय दिया गया था वॉज फर्निश्ड। इट वॉज डिस्कार्डेड बिकॉज ऑफ इट्स मेटाफिजिकल नेचर। इसे फेंक दिया गया, इसको हटा दिया गया मेटाफिजिकल नेचर होने के कारण। मेटाफिजिकल का मतलब होता है जो शरीर से परे होते हैं, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड नहीं होते, उसी को मेटाफिजिकल कहा जाता है। It was found inadequate to satisfy the canons of science. मतलब साइंस के जो कैनन है, कैनन क्या होता है, अगर लिटरेचर या किसी भी चीज़ के बारे में जो कॉमन अगर आप अध्ययन करते हैं या कोई भी विषय होती है, तो खास करके जो कोई भी राइटिंग होती है जो जनरली गुड होते हैं या ऐसा माना जाता है कि वर्थ है, तो उसी को कैनन्स कहा जाता है। तो ये साइंस के जो कैनन्स है उसको सेटिस्फाई करने में अपर्याप्त माना गया, इनएडिक्वेट माना गया। तो इस पार्ट ऑफ जो पैराग्राफ में वही था जो पिछले वाले पैराग्राफ था, उसको कनेक्ट कर दिया गया और इसने जो सोल साइंस की जो सोल है या साइंस के ऊपर जो बात हो रही थी, खास करके सोल, साइंस ऑफ सोल, उसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और डंडा पानी जो है उन्होंने जो है खास करके सोल, माइंड और कॉन्शसनेस के ऊपर उन्होंने बात कही थी। और इन्होंने क्योंकि जो सोल विषय है वो मेटाफिजिकल विषय है, तो मेटाफिजिकल विषय तो भाई प्रूव होने वाली बात तो है नहीं इतनी ईजिली, तो इसीलिए ये साइंस जो कैनन है साइंस के उसके रूप में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या दे रखे हैं इसमें। इसलिए दे रखे हैं दिस डेफिनेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट। इसलिए ये जो परिभाषा थी उसे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, साइकोलॉजी वॉज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द साइंस ऑफ माइंड बाय सम एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स। कुछ प्राचीन जो ग्रीक के जो दार्शनिक थे उनके द्वारा साइकोलॉजी को एक साइंस ऑफ माइंड के जो शब्द है उनके रूप में डिफाइन किया गया। अकॉर्डिंग टू देम साइकोलॉजी वॉज हेल्ड एज ए ब्रांच ऑफ मेंटल फिलोसफी। उनके अनुसार से साइकोलॉजी के जो है मेंटल फिलोसफी के जो ब्रांच है उनके रूप में माना गया। Since this definition does not include overt behavior of human beings and mind cannot be measured directly, this definition was also dropped by psychologists. कहते हैं क्योंकि यह definition जो है इसमें जो है पब्लिकली या खुलकर जो बिहेवियर होती है ह्यूमन बींग्स की वो शामिल नहीं होती है, इसीलिए जो है, और साथ में दे रखा है कि माइंड को जो है सीधा सीधा मापा नहीं जा सकता, मेज़र नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इस डेफिनेशन को भी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा छोड़ दिया गया। निश्चित बात है कि माइंड के अंदर क्या चल रहा है इसको पब्लिकली आप जो है मेज़र नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको आप जान सकते हैं जब तक कि आदमी नहीं बोलता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो
वही बात जो है यहाँ पे कही गई है, और इसी कारण से साइकोलॉजिस्ट ने इस डेफिनेशन को भी त्याग दिया, छोड़ दिया। नेक्स्ट दे रखे इसमें, अब आते हैं कॉन्शियसनेस की बात कही गई। देन साइकोलॉजी वॉज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना जो होती है उसके साइंस के रूप में इसको डिफाइन किया गया। According to Bagga and Singh 1990, at one time during the history of psychology, it was felt that the main business of psychology was to the conscious experience. कहते इन्होंने 1990 में ये बात बताई थी कि एक समय था साइकोलॉजी की हिस्ट्री के समय काल में जब यह फीलिंग हुआ या लगा, उन सबको फेल्ट हुआ कि साइकोलॉजी के जो मुख्य जो बिजनेस या काम होता है वो ये होता है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जानना। Consciousness makes us conscious or aware of the situation or a thing around us. Consciousness क्या करते हैं, हमें conscious बनाते हैं, हमें aware, सावधान करते हैं कि उन चीज़ों के बारे में, उन स्थिति के बारे में जो हमारे तरफ या हमारे चारों तरफ हो रही होती है। This definition too is now obsolete and it has been rejected due to the following reasons. यह जो definition है यह भी काफ़ी पुराना हो गया है, घिसा पिटा सा हो गया है, और इससे भी अब रिजेक्ट कर दिया गया है कुछ जो नीचे दिए गए कारण हैं उनके कारण से। तो देखते हैं क्या सब कारण है। पहला तो यहाँ पे दे रखे हैं कि कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली एज इट इज़ मोर पर्सनल एंड सब्जेक्टिव। जो माइंड है, माइंड की तरह यहाँ पे बात कहा गया है कॉन्शियसनेस के बारे में। ये कॉन्शियसनेस को आप खुल करके ऑब्जेक्टिवली रूप से जो है आप इसको स्टडी नहीं किया जा सकता है इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है और सब्जेक्टिव होता है। सबकी कॉन्शियस अलग अलग होती है, तो इसलिए इसको पर्सनल और सब्जेक्टिव माना गया है। नेक्स्ट दे रखें यहाँ पर में दूसरा जो ऑब्जेक्शन है वो ये है, सेकंड ऑब्जेक्शन केम फ्रॉम द फास्ट डेवलपिंग ब्रांच ऑफ द एबनॉर्मल साइकोलॉजी, कि बढ़ती हुई या बहुत तेज़ी से जो बढ़ती हुई ब्रांच है जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी के है, वहाँ से दूसरा ऑब्जेक्शन है विच ब्रॉट द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड विद इन द प्रोविंस ऑफ साइकोलॉजी, जिसने कि हमारे माइंड की जो अनकॉन्शियस पार्ट है उसकी जो स्टडी है उसके बारे में बताया है, जो हमारे साइकोलॉजी का एक क्षेत्र के रूप में काम करता है। द टर्म कॉन्शियसनेस डज नॉट इंक्लूड एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर। कहते हैं कॉन्शियसनेस जो शब्द है इसमें एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर नहीं आती है। The term consciousness also was supposed to have a philosophical tinge and not accepted by the modern scientific-minded psychologist. कहते हैं जो शब्द कॉन्शियसनेस है ऐसा माना गया या सपोज किया गया कि इसमें से फिलोसॉफिकल जो इसमें जो फिलोसॉफिकल टिंज है, मतलब जो फिलोसॉफी की जो खुशबू है वो मालूम पड़ती थी, या मतलब समझ में आता था ये चीज़, फिलोसॉफिकल टेंस था तो दे रखे हैं। और इस कारण से इसे जो मॉडर्न जो साइंटिफिक माइंडेड वाले लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं खास करके, उनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं फाइनली में कि मॉडर्न साइकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। अब अगर आधुनिक साइकोलॉजी की बात करें तो इसे बिहेवियर के विज्ञान के रूप में, जो व्यवहार होता है या बिहेवियर होता है उसके विज्ञान के रूप में जो है डिफाइन किया गया है। इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, वाटसन द फादर ऑफ द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म डिफाइंड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। कहते हैं अगर आप शुरुआत के 20th सेंचुरी के 10 सालों को देखें, डेकेड को देखें, तो इसमें वाटसन नाम का एक व्यक्ति होते हैं जो कि बिहेवियरिज्म के स्कूल के फादर होते हैं। उन्होंने साइकोलॉजी को जो है एक स्टडी ऑफ बिहेवियर के रूप में जो है डिफाइन किया है कि अगर आप बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो समझिए कि आप साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे मॉर्गन के अकॉर्डिंग टू देखा जाए 1986 में, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, वाटसन रिजेक्टेड माइंड एज द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो वाटसन ने क्या किया, जो माइंड को जो है रिजेक्ट कर दिया, जिसको हम साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के रूप में जो है मानते हैं, एंड इंसिस्टेड दैट साइकोलॉजी बी रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर। और उन्होंने यह जोर डाला कि साइकोलॉजी को जो है वो स्टडी, जो बिहेवियर की स्टडी होती है वहीं तक सीमित की जानी चाहिए। द ऑब्जर्वेबल और पोटेंशियली ऑब्जर्वेबल एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल एंड एनिमल्स,
मतलब जितनी भी चीज़ें संभावना वाली चीज़ें हैं, ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें हैं, जो एनिमल और पीपल के द्वारा जो बिहेव की जाती है, उनकी एक्टिविटीज़ की जाती है, अगर आप उसको गौर से देखते हैं कि वो कैसे वो काम को करता है, तो वहीं तक इस चीज़ को सीमित रखनी चाहिए। वैटसन हेल्ड दैट there are no essential differences between human and animal behavior, and that we can learn much about our own behavior from the study of what animals do. अब यहाँ पे क्या करते हैं, वाटसन ह्यूमन की बिहेवियर और एनिमल के बिहेवियर को अलग नहीं करते हैं, और उनका मानना था कि कोई भी डिफरेंस नहीं होती है ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर में। ठीक है, कोई भी मतलब एसेंशियल डिफरेंस नहीं होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस नहीं होती है। और ये भी यहाँ पर मैं कहते हैं कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने बिहेवियर को मतलब के बारे में सीख सकते हैं, खास करके जो एनिमल करती है अगर उसको हम स्टडी करें तो। वाटसन एम्फेसाइज्ड दैट नथिंग इज इन इट एंड एवरीथिंग कैन बी लर्न्ड। और वाटसन ने यह भी जोर दिया कि कुछ भी जन्म से नहीं होता है, जो जन्म से हमें सीखा सिखाया हुआ मिलता है उसको इनेट कहा जाता है। और उनका कहना यह था कि हर एक कुछ को सीखा जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी लर्न्ड। तो चलिए देखते हैं आगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वर्डवर्थ had earlier stated that first psychology lost its soul, then its mind, then it lost its consciousness. It still has behavior of all sort. कहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में वर्डवर्थ जो है 1948 में उन्होंने पहले ही कह दिया था कि पहले तो साइकोलॉजी ने अपने सोल, तब फिर दिमाग, फिर अपनी जो है कॉन्शियसनेस को खो दिया, त्याग दिया, और फिर भी इसके अंदर में सभी प्रकार के बिहेवियर शामिल है, या मतलब जो भी है वो अभी भी इसके अंदर मौजूद है। As we will see below, the term behavior is still there in almost all the modern definitions. जैसे कि हम नीचे देखेंगे कि जो शब्द behavior है वो फिर भी अभी जितने भी प्रकार की लगभग definitions है उस सभी में जो है ये behavior शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे। तो अब आगे जो है हम करंट definitions को देखते हैं 1.3.2 में। अर्ली आपने देख ही लिया कौन कौन से किस टाइप के definitions थे। तो करंट डिफिनेशंस में आपके हिलगर्ड, एटकिंसन एंड एटकिंसन 1975 में इन्होंने एक चेंजिंग डिफिनेशन बनाया साइकोलॉजी का, कंपाइल्ड किया। कंपाइल्ड का मतलब होता है बनाना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेके एक जगह उसको तैयार करना। ठीक है, इन्होंने बनाया, और बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, अब कहाँ कहाँ से इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट ऑफ विलियम जेम्स, जो विलियम जेम्स से शुरू होती है 1890 से, टू दैट ऑफ कैनेथ क्लार्क एंड जॉर्ज मिलर, और जो कि कैनेथ क्लार्क और जॉर्ज मिलर तक जो है पूरा मिला हुआ है। मतलब विलियम जेम्स से लेके कैनेथ क्लार्क और जॉर्ज मिलर तक इन्होंने लिया। इसके बाद बग्गा और सिंह है 1990 हैव आल्सो साइटेड द फॉलोइंग टू डेफिनेशंस ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड मन रिस्पेक्टिवली। हिलगर्ड, एटकिंसन और एटकिंसन के बाद बग्गा और सिंह जो है 1990 में इन्होंने भी जो है दो डेफिनेशन लिए हैं वर्ड्सवर्थ और मन के अलग अलग रूप से। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या सब दे रखे हैं। कहते हैं डेफिनेशन में कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। साइकोलॉजी क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी है उन सभी एक्टिविटीज़ की जो इंडिविजुअल करता है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, in relation to his environment. Next है आपके इसमें psychology today concerns itself with the scientific investigation of behavior, including from the standpoint of behavior much of what earlier psychologists dealt with as experience. कहते हैं यहाँ पे साइकोलॉजी जो है आजकल ये अपने आप को किससे संबंध रखती है, तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो बिहेवियर की है, मतलब बिहेवियर को कैसे हम साइंटिफिक तरीके से उसकी छानबीन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उससे इनका संबंध होता है, जिसमें हमारा बिहेवियर की जो स्टैंड पॉइंट है वो शामिल होती है। और उसके बारे में पहले के जो साइकोलॉजिस्ट है वो बता चुके हैं एज एन एक्सपीरियंस ग्रुप में बताया है इन सारी चीज़ों को पहले। Some of the more recent definitions of psychology in chronological order are as follows. कहते हैं अगर recent definition देखा जाए साइकोलॉजी की एक के बाद एक ऑर्डर में, chronological order में, तो नीचे दिए गए हैं। अब क्या क्या है यही जानना जरूरी है। देखिए, psychology is the science of human and animal behavior. It includes the application of this science to human problems.
क्या कहते हैं कि साइकोलॉजी जो है ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर का एक विज्ञान है। मतलब आदमी जो भी करता है और जानवर जो भी व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है, उसका एक विज्ञान है साइकोलॉजी। अब इसमें क्या क्या चीज़ों को जोड़ते हैं तो इंक्लूड करते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। अब ये चीज़ जो है, इस साइंस की जो एप्लीकेशन है, मतलब एप्लीकेशन का मतलब आप यूज़ कहाँ करते हैं, उसको ह्यूमन प्रॉब्लम से जोड़ा जाता है। मॉर्गन का है, एटाल यहाँ पे 1986 में बताया था उन्होंने। आगे चलते हैं यहाँ पे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। दूसरा जो डेफिनेशन है वो हमारा व्यवहार और जो दिमाग में चलने वाली क्रियाएं हैं उसको मेंटल प्रोसेस कहे जाते हैं। तो इसके साइंटिफिक स्टडी को साइकोलॉजी कहा जाता है। ये आपका फील्डमैन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस एंड हाउ दे आर अफेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिजम्स फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये टैवरिस और वाइट के द्वारा 1997 में दिया गया है। कहते हैं जो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की जो साइंटिफिक स्टडी होती है और कैसे उसे ऑर्गेनिज्म की जो फिजिकल स्टेट होती है, मेंटल स्टेट होती है, बाहरी वातावरण होती है, एनवायरनमेंट होती है, उसके द्वारा उसको प्रभावित किया जाता है। तो इसी को साइकोलॉजी के डेफिनेशन में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, अबाउट मेंटल प्रोसेसेस एंड अबाउट द कॉन्टेक्स्ट इन विच बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस अकर। कहते हैं साइकोलॉजी जो है वो सभी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में है, मेंटल प्रोसेस के बारे में है और उन सभी संदर्भ के बारे में है जिसमें बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। ये दास के द्वारा दिया गया था 1998 में। इसके बाद है साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ये क्या है? बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का विज्ञान है जो लेह के द्वारा दिया गया है 1998 में। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। बिहेवियर की साइंस और कॉग्निटिव प्रोसेस का विज्ञान होती है। कॉग्निटिव मैंने कई बार बता रखा है, ठीक है, सोचने समझने और जो भी आप देखते हैं उसको परसीव करते हैं, सब सारी कॉग्निशन में आती है। ये बैरन के द्वारा दिया गया है 1999 में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। ये बिहेवियर और माइंड की जो है वो साइंटिफिक स्टडी है जो नेर्न के द्वारा 2003 में दिया गया है। नेक्स्ट है ए साइंस इन विच बिहेवियरल एंड अदर एविडेंस इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंटरनल प्रोसेसेस लीडिंग पीपल एंड मेंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज टू बिहेव एज दे डू। ये एस्नेक के द्वारा दिया गया है। मतलब एक ऐसा विज्ञान जिसमें बिहेवियर और दूसरे जो एविडेंस है उसका यूज़ किया जाता है, जो आंतरिक जो कार्य है उसको समझने के लिए, जो लोगों को लीड करते हैं बिहेव करने के लिए जैसा वो करते हैं एज दे डू, ठीक है, पीपल को भी करते हैं और जो मेंबर्स होते हैं और भी स्पेसीज के उनको भी कराते हैं, वही दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का साइंटिफिक स्टडी पहले भी बताया गया है, सिसरेली और मेयर के द्वारा 2006, कून और मिटर के द्वारा 2007 और 8 में। नेक्स्ट है द साइंस दैट स्टडीज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। यहाँ भी वही बात कही है राथोस के द्वारा कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के स्टडीज़ करती है। इसी प्रकार की है एक विज्ञान है जो राथोस के द्वारा 2008 में दिया गया है। अब जो नेक्स्ट है इसमें वो दिया हुआ है कि एज इज एविडेंट इन द अबव डेफिनेशंस स्टडी ऑफ बिहेवियर ह्यूमन एंड एनिमल हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड इन ऑल ऑफ देम। जैसे कि ऊपर की डेफिनेशन से साफ है कि बिहेवियर जो स्टडी की है ह्यूमन और एनिमल की, इसके ऊपर जो है जोर डाला गया है उन सभी में से। इन एडिशन मोस्ट ऑथर्स हैव आल्सो इंक्लूडेड कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेसेस इन देयर डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। कहते हैं इसके अलावा अगर और भी आप लेखकों को देखेंगे तो उन्होंने भी कॉग्निटिव और मेंटल प्रोसेस को साइकोलॉजी के डेफिनेशन में उतार लिया है, उसको उसमें जोड़ दिया है। बट व्हाट इज़ द बिहेवियर? वी विल नाउ लुक एट द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर। कहते हैं लेकिन बिहेवियर क्या होती है, इसके बारे में हम जो है बिहेवियर की क्या डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, नेचर क्या होती है, इसके बारे में हम अब आगे देखेंगे।